हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नेशनल इनकम। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा नेशनल इनकम क्या है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन और डिटेल में समझाऊंगा कि नेशनल इनकम होती क्या है। समझ गई बात? तो नेशनल इनकम के बाकी सारे टॉपिक्स के लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल इनकम is defined as the money value of all final goods and services produced by the normal residents of a country, whether operating within the domestic territory of a country or outside in a year. ध्यान से समझना इस बात को कि नेशनल इनकम क्या होती है। एक मनी वैल्यू होती है किस चीज़ की? जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, किसने किए हैं? नॉर्मल रेजिडेंट्स ने। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट्स क्या है वो मैंने नीचे खुले तौर पे डिस्कस किया हुआ है, तो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि जो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं उनकी जो फाइनल मनी वैल्यू है उसको ऐड कर दें। वो वैल्यू चाहे विद इन द कंट्री बनाओ चाहे आउटसाइड द कंट्री बनाओ बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स बाहर वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं या विद इन द कंट्री बनाएं एक साल के अंदर अंदर, तो उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। इस डेफिनेशन को और अच्छे से समझने के लिए ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, रेजिडेंट्स, ये सारी चीज़ें मैंने छोटे छोटे फॉर्म में नीचे एक्सप्लेन की हैं, तो आप इसको मिस मत करना। ठीक है, तो अब जैसा कि पेपर में जब आप लिखते हो तो जो एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिस्ट होते हैं उनकी डेफिनेशंस देना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। अकॉर्डिंग टू डॉनबुश एंड फिशर्स, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी बुक लिखी है जो एमए इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा चलती है। ये बात अलग है कि आधे से ज़्यादा बच्चों को वो समझ नहीं आती क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश है। तो नेशनल इनकम इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिकली ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। एक गिवन टाइम पीरियड मतलब एक साल में जो डोमेस्टिकली जो ओन्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे वो विद इन द कंट्री हो चाहे वो बाहर कोई भी काम करें, उनकी जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होती है उसे नेशनल इनकम कहा जाता है। अब नेशनल इनकम को समझने के लिए देयर आर सेवरल पॉइंट्स वर्थ नोटिंग इन दिस डेफिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाले हैं जिससे आपको नेशनल इनकम का मीनिंग अच्छे से समझ आएगा। मैंने भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है इसको बनाने में, तो आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले मॉनेटरी एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन द फर्स्ट प्लेस नेशनल इनकम इज़ एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। जो नेशनल इनकम है उसको मनी की टर्म्स में बताया जाता है। नेशनल इनकम जीडीपी की टर्म्स में या आउटपुट की टर्म्स में नहीं बताया जाता। जो जीडीपी बताई जाती है वो भी मनी की टर्म्स में बताई जाती है। ठीक है, तो it adds together the value of all final goods and services produced in a country during a year। एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं प्रोड्यूस हुए हैं, उनकी जो वैल्यू है वो मनी की टर्म्स में होती है। समझ की बात? सिंस a vast number of diverse goods and services are produced in the economy, it is necessary when adding them to use some kind of common denominator। तो हमें पता है कि कई टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज इकॉनमी में बन रहे होते हैं, तो उनमें सब में कॉमन तो पैसा ही है ना। तो पैसे की टर्म्स में लिखेंगे, ये थोड़ा ना लिखेंगे कि जो लिक्विड चीज़ें वो लीटर में होगी, जो फिजिकल चीज़ें वो किलो में होगी या क्विंटल में होगी। ऐसे तो अलग अलग यूनिट्स हो जाएंगे। तो सबको सेम यूनिट पे लाने के लिए एक कॉमन डिनोमिनेटर होना चाहिए जो कि है पैसा। The value of all goods and services is expressed in money terms such as rupee, dollar, etc. which is common denominator। तो मनी की टर्म्स में लेते हैं, जैसे रुपीज़ की टर्म में ले लिया, डॉलर की टर्म में ले लिया या कोई और करेंसी की टर्म में ले लिया। जो कंट्री होती है वो अपनी करेंसी की टर्म्स में निकाल रही होती है। द आउटपुट ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इज वैल्यूड एट मार्केट प्राइजेज एंड द वैल्यूज आर एडेड टुगेदर टू गेट नेशनल इनकम। तो जितनी भी आउटपुट बनी है उसकी मार्केट प्राइस ली जाती है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, और जितने भी जो सामान बनी है उनकी वैल्यूज़ को इकट्ठा ऐड करके, मार्केट वैल्यू को ऐड करके नेशनल इनकम निकाली जाती है। तो फर्स्ट चीज़ जो आपको नेशनल इनकम में समझने वाली है कि नेशनल इनकम एक मॉनेटरी एक्सप्रेशन होता है। ये मनी की टर्म्स में जो है वो डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो सेकंड इसमें आ जाता है जो मैंने आपको बताया था, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के मनी वैल्यू किसकी होती है? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अब ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या बीमारी है वो मैंने अच्छे से डिस्कस की हुई है यहाँ पे। द सेकेंड पॉइंट to be noted about the national income is that it reflects the value of final goods and services। ये intermediary goods and services इसमें नहीं आते। तो to understand this point clearly, let us differentiate between the two types of products, namely final goods and final products and intermediate products। तो final products या final goods are those goods and services which are sold
टू द फाइनल यूजर्स ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बने जो अपने फाइनल यूजर्स के पास पहुंच गए उनको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहा जाता है। दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर परचेज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय कंज्यूमर्स एंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर्स एंड आर नॉट फॉर रीसेल। ये गुड्स एंड सर्विसेज रीसेल के लिए नहीं होते, ये फाइनल यूजर्स के पास पहुंच जाते हैं और वो इनकी कंजम्पशन कर लेते हैं। ऑल कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, that is goods which satisfy the wants of the consumers directly like food items, refrigerator etc. कि जो आपने सीधी ली और कंज्यूम कर ली, that are called final goods। तो producer goods कौन से होते हैं? that is goods which help in the production of other goods in future like machines, buildings etc. are also और ऑल्सो फाइनल गुड्स। जो प्रोड्यूसर खरीदता है, मशीन वगैरह खरीदता है, प्लांट या फैक्ट्री बनाता है, वो उसके लिए प्रोड्यूसर गुड्स हो गए, ठीक है, तो वो भी फाइनल हो गए। अब producers buy these capital goods for their own use in production as investment and not for resale। अब मान लो प्रोड्यूसर ने कोई मशीन खरीदी तो वो तो उसने काम करने के लिए खरीदी ना, वो इसलिए तो नहीं खरीदी कि वो फिर से बेचेगा उसको, समझ के बात। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप रीसेल के लिए खरीदते हो वो फाइनल गुड नहीं माना जाएगा। 10 फाइनल गुड्स वो गुड्स माने जाएंगे। 10 फाइनल गुड्स आर मेंट फॉर फाइनल यूज़ बाय कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स। तो चाहे कंज्यूमर्स हों चाहे प्रोड्यूसर्स हों, वो उस गुड का फाइनल यूज़र्स होंगे, वो कहीं और उसको रीसेल करने के लिए नहीं खरीदेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फ्रूट्स खरीदे घर में खाने के लिए तो वो फाइनल गुड होंगे, ना कि मैं फ्रूट्स खरीद रहा हूँ रेडी पे लगा के बेचने के लिए, तो वो जो है वो कुछ और चीज़ बन जाएगी, वो फाइनल गुड्स नहीं होंगे, समझ की बात। तो वो तो मैंने स्टॉक खरीदा ताकि मैं रीसेल करके प्रॉफिट कमा सकूं। तो अब आ जाता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स एज इनपुट्स इनटू अ फर्दर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। तो कोई भी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूसर्स खरीदे ताकि वो फर्दर उनके इनपुट्स को लेके फर्दर कोई ना कोई काम कर सके, तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, बेसिकली रॉ मटेरियल्स। दीज आर ऑल्सो नॉन एज नॉन फैक्टर इनपुट्स, इनको नॉन फैक्टर इनपुट्स भी कहा जाता है। दीज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ अदर गुड्स। ये गुड्स को हम लेके कोई और गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी फ्रूट लिया, एग्जाम्पल इस टाइम गर्मियाँ चल रही हैं तो मैंने आम लिया, ठीक है, मैंगो लिया, मैंने घर की कंजम्पशन के लिए लिया, तो वो क्या हो गया, वो फाइनल गुड हो गया, मैंने खा लिया। अगर वही सामान मैं रेडी पे लगा के बेच रहा हूँ, उसका मैंगो शेक बना के बेच रहा हूँ, तो वो मेरे लिए रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड हो गया, क्योंकि मैंने उसको फर्दर कुछ ना कुछ शेप चेंज करके किसी और को बेचना है प्रॉफिट के लिए। दीज गुड्स मूव from one stage of production to another in production of a final good। तो इन टाइप के इंटरमीडिएट या इंटरमीडिएरी गुड्स को हम यूज़ करके उनकी शेप साइज़ चेंज करके उनका फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल करके कोई और गुड बनाते हैं ताकि उनको कोई और शेप दे सकें। These are the products which are purchased by producers from other producers and are resold after converting them into final goods। ये वो गुड्स हैं जो एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से खरीदता है और उसकी शेप साइज चेंज करके कुछ ना कुछ उसमें वैल्यू ऐड करके उनको आगे बेच देता है। फॉर एग्जाम्पल सीड्स, फर्टिलाइजर्स एट्सेट्रा परचेज्ड बाय द फार्मर्स आर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो जो भी फार्मर्स सीड्स या फर्टिलाइजर्स वगैरह खरीदते हैं, पेस्टिसाइड्स, वो एक टाइप के इंटरमीडिएट गुड्स हैं। फार्मर्स ग्रो वीट, राइस एंड अदर क्रॉप्स बाय यूजिंग दीज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो इस इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को यूज़ करके फार्मर्स अपनी प्रोडक्शन करते हैं। To measure national income accurately, all goods and services produced during a year must be counted once but not more than once। अगर हमने नेशनल इनकम को एक्यूरेटली निकालना है तो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ही ऐड करेंगे, एक ही बार ऐड करेंगे ताकि एक से ज़्यादा बार काउंट ना हो। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी ऐड करते हैं तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। मोस्ट प्रोडक्ट्स गो थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोडक्शन स्टेजेस बिफोर रीचिंग द मार्केट। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स देखा जाए तो मार्केट में अल्टीमेटली पहुंचने से पहले कई बार प्रोडक्शन साइकिल में घूम चुके होते हैं। एज अ रिजल्ट कंपोनेंट्स ऑफ मोस्ट प्रोडक्ट्स आर बॉट एंड सोल्ड मैनी टाइम्स। तो कई जो प्रोडक्ट्स हैं वो कई बार खरीदे जा चुके होते हैं, कई बार बेचे जा चुके होते हैं, कई बार उनकी जो शेप साइज चेंज हो चुकी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोर मिल्स सेल फ्लोर टू बेकरीज, जो आटा है वो बेकरीज को भी बेचते हैं, एंड बेकरीज यूज दिस फ्लोर इन मेकिंग ब्रेड्स विच आर सोल्ड टू हाउस होल्ड। और ये जो बेकरीज हैं ये ब्रेड बना के हाउस होल्ड्स को बेचती हैं। हाउ शुड वी ट्रीट सच इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन कंप्यूटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में अगर हम इसको डालेंगे तो खज्जल खुआरी हो जाएगी, हमारी परेशानी आ जाएगी। द आंसर इज दैट नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो ब्रेड बन के तैयार हुई है उसकी वैल्यू ही ऐड करो, ना कि वो जो आटा बेकरीज ने खरीदा या बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने खरीदा वो ऐड करो। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स
are excluded from national income because their value is already included in the value of final products in which they are used. अगर हम ब्रेड की वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो फिर बाद में वो जो आटे वाली कंपनियों ने ब्रेड की कंपनियों को आटा बेचा वो भी ऐड करेंगे, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से नेशनल इनकम गलत निकलेगी. फॉर इंस्टेंस, सिंस फ्लोर इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड, फ्लोर को यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने में, आटे को यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने में, द टोटल वैल्यू ऑफ ब्रेड इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फ्लोर ऑल्सो. तो जो ब्रेड की कीमत है उसमें आटे की कीमत तो ऑलरेडी इंक्लूडेड है. इफ़ वी ऐड the value of flour in the value of bread, the value of flour would be included twice. अगर हम ब्रेड की वैल्यू भी ऐड कर देंगे नेशनल इनकम लगाते टाइम और फ्लोर की वैल्यू भी ऐड कर देंगे तो वो तो दो बार हमने ले ली ना फ्लोर की वैल्यू, डबल काउंटिंग होगी. टू ऐड द इंटरमीडिएट गुड्स टू द फाइनल गुड्स वुड बी डबल काउंटिंग, दैट इज द फ्लोर would be counted more than once. तो फ्लोर को, आटे को हमने एक से ज़्यादा बार ले लिया. डबल काउंटिंग is the error which arise in the national income estimation if we add up the total output of all sectors in the economy instead of adding up the output of final goods and services only. तो डबल काउंटिंग तब आती है जब हम इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू ले लें और फाइनल गुड्स की भी वैल्यू ले लें, बल्कि फाइनल गुड्स की वैल्यू के अंदर ही इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू होती है. Thus, while estimating national income, we solve the problem of double counting by taking the value of final goods and services only. तो हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेके. नेशनल इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ ब्रेड एंड नॉट ऑफ फ्लोर यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड. तो नेशनल इनकम में हम सीधा ब्रेड की वैल्यू लेंगे, ना कि उस फ्लोर की, आटे की वैल्यू लेंगे जो ब्रेड बनाने में लगती है. हेंस नेशनल इनकम is the total value of final goods and services produced. तो नेशनल इनकम सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं की वैल्यू को देख के कैलकुलेट की जाएगी. अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, फ्लो. तो ये जो नेशनल इनकम है ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है. नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट. फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगता है. मैंने फ्लो कॉन्सेप्ट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर देना. तो फ्लो कॉन्सेप्ट है ये कोई स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करें. इट इज़ द फ्लो of goods and services. A flow is a quantity which is measured over a period of time, कि साल साल का निकाला जाता है, ना कि एक अभी इस पॉइंट का निकाला जाए. तो नेशनल इनकम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लो वेरिएबल इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, फ्लो वेरिएबल है मैक्रो इकोनॉमिक्स का. इट टेल्स अस हाउ मेनी रुपीज़ ऑफ वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर फ्लोइंग इन द इकॉनमी पर यूनिट ऑफ टाइम. कि पर यूनिट ऑफ टाइम मतलब पर ईयर कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज इकॉनमी में फ्लो कर रहे हैं. कन्वीनियंटली नेशनल इनकम इज एक्सप्रेस्ड ओवर 1 ईयर. तो कन्वीनियंटली एक साल के लिए नेशनल इनकम मेजर की जाती है, हर साल मेजर की जाती है. अब एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें, करंट आउटपुट. वेरी इंपॉर्टेंट. अनदर पॉइंट टू बी नोटेड अबाउट द नेशनल इनकम इज दैट इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ करंटली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज. ये जो करंटली उस साल के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं की वैल्यू ऐड करता है. इट एक्सक्लूड्स pure exchange transactions such as sale and purchase of second hand goods or used goods or sale and purchase of securities and transfer payments etc. तो बेसिकली इसमें सिर्फ जो उस साल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं की वैल्यू ऐड होती है और कोई वैल्यू ऐड नहीं होती. सेकेंड हैंड गुड्स जो कहीं और बने हुए हैं उनकी वैल्यू नहीं ऐड होती. समझ की बात? तो जो भी सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है वो नहीं ऐड होगी इसमें, ये बात याद रखना, ठीक है. और जितने भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं उनकी वैल्यू नहीं ऐड होगी, ये भी बात याद रखना. और जो भी आप शेयर्स वगैरह खरीद रहे हो या सिक्योरिटीज़ सेल परचेज कर रहे हो उनकी वैल्यू भी इसके अंदर ऐड नहीं होगी. ये बात अच्छे तरीके से आप ध्यान में रखना. दीज ट्रांजेक्शन्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम बिकॉज नथिंग न्यू इज़ प्रोड्यूस्ड इन द करंट ईयर. जो सिक्योरिटीज़ हैं जब वो खरीदी बेची जाती हैं, शेयर खरीद बेच रहे हो मार्केट में, उससे कोई गुड्स एंड सर्विसेज तो बने नहीं, नंबर 1. नंबर 2, जो भी आप सेकेंड हैंड गुड खरीद रहे हो बेच रहे हो उससे उस करंट ईयर में तो कुछ बना नहीं, वो तो पहले के बने हुए हैं. समझ की बात? द रीज़न फॉर एक्सक्लूडिंग सेकेंड हैंड सेल्स या सेकेंड हैंड गुड्स की जो सेल्स है, दैट इज सेल ऑफ यूज गुड्स फ्रॉम नेशनल इनकम इज फेयरली ऑब्वियस. ये तो ऑब्वियस है, वो तो पहले के बने हुए हैं. सच सेल्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी करंट प्रोडक्शन वेयर एज नेशनल इनकम रिफ्लेक्ट्स टू करंट प्रोडक्शन ओनली. तो नेशनल इनकम हमें क्या रिफ्लेक्ट करती है? करंट ईयर में कितना प्रोड्यूस हुआ है, बल्कि ये तो पहले के बने हुए हैं गुड्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ I sell my second hand car, this transaction would not be included in the national income because no current production is involved. मैंने तो पहले की खरीदी हुई है, उस साल तो कोई प्रोडक्शन हुई नहीं. When this car
as a new car, ये कार as a new car was originally produced and it was purchased by me, its value was included in that year's national income. तो जब भी मैंने कार खरीदी थी, जब उस साल बनी थी, उस साल खरीदी थी, तब उस साल के नेशनल इनकम में ऐड हुई थी. इस साल के नेशनल इनकम में तो कुछ ऐड ही नहीं हुआ. On the same token, we count the construction of new houses as a part of national income, but do not add the sale of existing houses. इसी तरीके से अगर आपने एक घर बनाया, ज़मीन खरीदी, घर बनाया, जो घर बनाने की कॉस्ट है वो उस साल के नेशनल इनकम में तो ऐड होगी, मगर अगर आपने उस घर को सेल परचेज करी जा रहे हो तो वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा. However, the value of the services of the commission agents involved in the second hand sales are included in the national income of the current year as these services are rendered in the current year itself. तो जब भी आपने, मान लो मैंने कार सेकेंड हैंड खरीदी, मैंने जो खरीदी है कार, उसमें जो कमीशन एजेंट है, जो कार डीलर है, उसके जो पैसे बने हैं वो तो उस साल उसने अपनी सर्विस दी. तो जो कमीशंस बनती है सेकेंड हैंड चीज़ों पे, वो तो सर्विस उसी साल जनरेट हुई है ना, सेल परचेज पे. तो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्लूड होती है. जो कार या जो घर आपने खरीदा है उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी, जो आपने सेकेंड हैंड घर खरीद लिया. मगर जो सर्विस जनरेट हुई है, प्रॉपर्टी डीलर ने जो सर्विस जनरेट की है, उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होगी. ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी. ठीक है. These commission agents or brokers provide current services in bringing buyers and sellers together, and these services are rightly a part of current output. तो वो करंट आउटपुट में कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो इसी साल अपनी सर्विस दे रहे हैं और वो उस सर्विस से इनकम कमा रहे हैं. ठीक है. तो जो भी ब्रोकिंग एजेंट्स या ब्रोकर्स होते हैं, जो सेल एंड परचेज आप करो, जिससे जैसे शेयर का सेल एंड परचेज करो, उससे जो कमाई हुई वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगी. मगर जो ब्रोकर होगा, जिसके थ्रू जो आप सेल परचेज कर रहे हो, जो उसकी जो ब्रोकरेज होगी वो इंक्लूड करेगी. चाहे आप सेकेंड हैंड कोई भी गुड खरीद लो, उससे जो कमीशन जनरेट होती हैं ब्रोकर्स की या कमीशन एजेंट्स की, वो नेशनल इनकम का पार्ट बनती हैं. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है. Sale and purchase of financial assets, both old and new, like bonds and shares, are also excluded from national income because these transactions do not directly involve करंट प्रोडक्शन. तो जब भी हम सेल एंड परचेज करते हैं किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स का, जैसे शेयर्स का या बॉन्ड्स का, उनकी वैल्यू भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, क्योंकि वो करंट प्रोडक्शन को कोई भी डायरेक्ट असर नहीं देती. दे आर नॉट पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. ये कोई गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पेमेंट्स नहीं मानी जाती. दे रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर एंड द ओनरशिप राइट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. तो सिंपल वर्ड्स में ये हमें सिर्फ यही बताती हैं कि पहले ओनर ये था, अब ओनर ये हो गया. तो ये हमें ओनरशिप राइट्स की जो ट्रांसफ़र है या परचेजिंग पावर है उसी के बारे में दिखाती है. गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन कैसे हुई, क्या हुई, वो चीज़ नहीं बताती. हाउएवर, द सर्विसेज ऑफ शेयर ब्रोकर्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज दीज सर्विसेज आर रेंडर्ड इन द करंट ईयर. बट जब भी आप शेयर या बॉन्ड्स खरीदते हो, तो जिस ब्रोकर के थ्रू खरीदते हो उसने तो आपको सर्विस इसी साल दी है ना, तो उसकी जो ब्रोकरेज है उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड होती है. समझ की बात. अब ऑलमोस्ट अबाउट द सेम रीजनिंग अप्लाइज टू ट्रांसफ़र पेमेंट्स. ट्रांसफ़र पेमेंट्स पे भी यही रीजनिंग अप्लाई होती है. सच एज जो कि सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन वगैरह वगैरह, गिफ्ट्स एंड डोनेशंस है, इनके ऊपर भी यही चीज़ लागू होती है. क्या? ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स, एंटरप्राइजेज एंड अदर विदाउट मेकिंग कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन प्रोसेस इन द करंट ईयर. तो जब भी ये पेमेंट्स दी जाती हैं, ये वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं. इन्होंने इस पेमेंट के लिए उस साल तो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस या प्रोडक्शन किया ही नहीं. तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड पेमेंट्स होती हैं, फॉर विच नो प्रोडक्टिव सर्विसेज आर रेंडर्ड इन रिटर्न टू द करंट पीरियड. करंट पीरियड में उसके लिए तो कोई सर्विस दी नहीं गई. ठीक है. इस वजह से जितनी भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं उनकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती. The recipients of these transfer payments do not make any contribution to current production in return for these payments. इस पेमेंट की वजह से उसने करंट ईयर में तो कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं की. Therefore, ट्रांसफ़र पेमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसी वजह से ट्रांसफ़र पेमेंट्स की वजह से कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होती. दे ओनली ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफ़र इन द परचेजिंग पावर. उससे क्या है, एक बंदे से दूसरे बंदे के पास पैसे चले जाते हैं, सिर्फ ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर ही होती है. For instance, old age pensions
from governments to its employees transfer money from government to its employees without any output being produced in the current year। तो जब भी ओल्ड एज पेंशन दी जाती हैं, गवर्नमेंट देती है, तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को जो ओल्ड एज पेंशन दे रही है वो ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर कर रही है, बस उसके बदले उनसे कोई काम तो नहीं ना करा रही। समझ की बात। अब एक और कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम में आ जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रेजिडेंट्स एंड डोमेस्टिक टेरिटरी। ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है और ये जो रेजिडेंट्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। नेशनल इनकम वो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वो वैल्यू जो नॉर्मल रेजिडेंट्स बनाते हैं। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है? Normal residents are those persons who ordinarily reside in a country in which they live and whose economic interest lies in that country। तो normal residents सिंपली वो पर्सनस हैं जो उस कंट्री में रिजाइड करते हैं, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया उनको रहते हुए, और उस कंट्री के अंदर उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। दे आर कॉल्ड नॉर्मल रेजिडेंट्स सिंस they normally live in the country for their economic interests, that is they earn इनकम बाय कैरिंग आउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देयर। उनको नॉर्मल रेजिडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो नॉर्मली उसी कंट्री में रहते हैं और उनका उस कंट्री में इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब कोई ना कोई काम करके वो अपना रोटी कपड़ा मकान कमाते हैं वहाँ से। ठीक है। दे मे और मे नॉट बी द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, दैट इज़ नॉर्मल रेजिडेंट्स इंक्लूड नेशनल एज वेल एज फॉरेन नेशनल्स। तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर वो उस कंट्री के सिटीज़न हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है। मगर अगर कंट्री के सिटीज़न नहीं है तो 1 साल से ज़्यादा जो है उनका स्टे होना चाहिए उस कंट्री में। These normal residents of a country produce goods and services by selling their factor services to production units located within एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ये जो नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे अपनी फैक्टर सर्विसेज देके। वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस वो विद इन द कंट्री भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है। द टर्म नॉर्मल रेजिडेंट्स कवर बोथ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो नॉर्मल रेजिडेंट्स में इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं और इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी अब क्या होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी रेफर्स टू द ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूडिंग foreign embassies and international institutions like United Nations, WHO offices, etc. located in the geographical territory and including the embassy of this country is located outside its geographical territory। तो बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी में वो एक तो पॉलिटिकल बाउंड्री आ जाती है जो कंट्री की है, जोग्राफिकल या पॉलिटिकल बाउंड्री, उसके कंट्री के बीच में जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या एम्बेसीज हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं आती। सिमिलरली किसी और कंट्री में हमारी एम्बेसीज खुली हुई हैं वो हमारी जोग्राफिकल या फिर ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है। द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर by the production units located within the domestic territory of a country is called domestic product or domestic income। अगर within the country जो domestic territory के अंदर जितने भी goods and services बन रहे हैं उनकी वैल्यू देखी जाए तो उसको gross domestic product या domestic product या domestic income कहा जाता है। अब national income is the money value of final goods and services produced by normal residents of a country operating within एंड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। तो नेशनल इनकम क्या हुई कि विद इन द कंट्री के भी पैसे और जो आउटसाइड जो बाहर से भी पैसे कमा के भेज रहे हैं घरों में वो भी ऐड करें डोमेस्टिक इनकम में तो नेशनल इनकम बनती है। इट इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स है जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाते हैं, प्लस नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो जो भी हमने नेट फैक्टर इनकम बाहर से रिसीव की है, बाहर की कमाइयाँ जो हमारे आ रही हैं वो भी आ जाती है, तो डोमेस्टिक इनकम में ऐड होकर जो बाहर की कमाई ऐड होती है तो नेशनल इनकम बनती है। दस द डोमेस्टिक इनकम इज़ अ जोग्राफिक टर्म वाइल नेशनल इनकम इज़ एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो जो डोमेस्टिक इनकम है ये एक जोग्राफिक टर्म है कि विद इन द कंट्री की बात हो रही है, और जो नेशनल इनकम है ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इसमें डोमेस्टिक भी आ गई और जो बाहर से तनख्वाहें हैं वो भी आ गई। ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू गार्ड अगेंस्ट confusing national income with the sum of individual personal incomes। तो ज़्यादातर आम लोग ये कह देते हैं जितनी भी लोगों की तनख्वाहें उनको टोटल कर दो तो नेशनल इनकम बन जाएगी। इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। नेशनल इनकम इज़ नॉट द सम टोटल ऑफ पर्सनल इनकम्स। तो जो पर्सनल इनकम्स है उनका टोटल नहीं है। पर्सनल इनकम्स इंक्लूड ट्रांसफ़र इनकम्स ऑल्सो एंड ट्रांसफ़र इनकम्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। जो आपकी पर्सनल इनकम है, फॉर एग्जांपल आप बूढ़े हो गए, रिटायर हो गए तो आपको पेंशन मिल रही है, तो वो आपकी पर्सनल इनकम तो है, मगर पर्सनल इनकम जो
पेंशन्स की टर्म्स में या फिर ट्रांसफ़र पेमेंट्स की टर्म में मिलती है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये सारी वीडियो में मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम क्या होती है, इसके अंदर जो वाइटल पार्ट्स आते हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट क्या होती है डिटेल में। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।